साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। साथियों, झारखंड के जो विपक्ष के नेता हैं, जो भाजपा के नेता हैं, या कहिए सीधे सीधे कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो नेता प्रतिपक्ष तो हैं लेकिन निष्पक्ष नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहे एक युवा विधायक, नेता प्रतिपक्ष होकर भी वह कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं होगा, जिनकी चर्चा आज पूरे झारखंड में जोरों शोरों से है। ये बातें कह रहे हैं डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो। दरअसल विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और इस सत्र के दरमियान जब टाइगर जयराम महतो से पत्रकारों ने सवाल पूछा, तब उन्होंने कहा कि हाँ, बाबूलाल मरांडी जी नेता प्रतिपक्ष हैं लेकिन निष्पक्ष नहीं है। दरअसल बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी ने सरकार पे गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि झारखंड में जो कोयले की अवैध ढुलाई हो रही है, कोयले की जो चोरी हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार का बड़ा हाथ है और मिली भगत है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने सूची जारी की, कहा कि किस तरह से किसी एक खास हाउस के इशारे पे वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ का जो प्रशासन है या वहाँ के जो नेता हैं, वो किस तरह से सहयोग करते हैं इस अवैध कारोबार में। और बाकायदा धनबाद के कुछ इलाकों का नाम, जिसमें झरिया है, तेतुलमारी है और कई इलाके हैं धनबाद के, उन इलाकों के साथ साथ उन्होंने वहां वसूली करने वाले लोगों का नाम को भी उजागर किया था। इस मामले को लेकर के जब टाइगर जयराम महतो से सवाल किया गया तो हम चाहेंगे कि एक बार सुनिए कि उन्होंने कहा क्या है। में सच्चाई है, मैं उसी क्षेत्र से आता हूँ, मैं उसी जिले से आता हूँ, उसमें किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष जी ने जो सूची जारी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बात उन्होंने कही है, लेकिन एक चीज़ है, नेता प्रतिपक्ष होकर भी वह कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं हो पाए। उन्होंने अपने दल के नेताओं का नाम नहीं लिया, उनके दल से जुड़े हुए कोयला कारोबारियों का नाम नहीं लिया। ये भारी भूल उन्होंने किया। अगर उनके पास सूची नहीं थी तो कहे, हम उनको सूची भी दे देंगे और उस डिपो का भी नाम बता देंगे जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर या नेताओं की संलिप्तता से कोयला का काम होता है, अवैध कारोबार। ये उन्होंने हमें उम्मीद थी कि वो एक सरकारी शिक्षक रहे हैं, वो निष्पक्ष होंगे बाबूलाल जी, लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, काम तो उन्होंने अच्छा किया लेकिन निष्पक्ष होकर नहीं कर पाए। वो अपने दल के नेताओं का नाम नहीं लेते ना, अपने लोगों का खुलासा नहीं कर पाए। उनके सांसद जी के नेतृत्व में जो कारोबार चलता है, उन लोगों का खुलासा नहीं कर पाए। ये कौन नहीं जानता है। आज अगर धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद में सबसे ज्यादा कोयला का पैसा किसके पास है, बाबूलाल मरांडी जी जानते हैं। ऑटो का बात मत कीजिए। राज सिन्हा के टिकट मिला, अच्छी बात है, वो विधायक श्रेष्ठ चुने गए, बधाई। लेकिन एलबी सिंह भी टिकट के दावेदार थे। तो कौन कोयला चोरी करा रहा धनबाद के एरिया में? बाबूलाल जी ही बताएंगे, उनके पास सारा रिपोर्ट आया है। आप भी उधर उस क्षेत्र से विधायक, आपको बाबूलाल जी जानते हैं कि उनके दल के लोग ज्यादा वहाँ कोयला के कारोबार के हिस्से में सम्मिलित, क्योंकि सांसद उनका 6 विधायक होते हैं धनबाद जिला में, जिसमें झरिया, बागमारा और आपका धनबाद, 3 विधायक उनके पास। नेता देखिए, सीएम के बाद कोई अगर लीडर होता है तो अपोजिशन होता है, और उनकी बात में भी गंभीरता से राज्य को लेती है, राज्य लेती है, मीडिया लेती है, जनता लेती है। तो निसंदेह वो गंभीर इंसान है, गंभीर बातें उन्होंने कहा है, लेकिन बस वो निष्पक्ष नहीं होकर पाए, तो वो अपने लोगों का नाम नहीं गिना। दरअसल विधानसभा सत्र के दरमियान जब बाबूलाल मरांडी मीडिया से रूबरू हुए, तब उनसे भी सवाल हुई, उनसे भी इन बातों पर चर्चा हुई कि क्या किन्हीं खास लोगों का नाम जो है वो छूट गया है। तब उन्होंने कहा क्या, साथियों हम चाहेंगे कि वो भी आप सुनिए। हम जो नाम मेरे ओर से जो नाम छूटा है जी, तो जिनको लगता है छूटा है उनको वो नाम बता देनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है, और लिखित में देना चाहिए सरकार को, सरकार से कार्रवाई करे। हम ही सब नाम जानेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है ना। राज्य भर में जितनी घटनाएं होती है, सब घटनाओं की जानकारी तो हमारे पास नहीं पहुंचता है, जितने पहुंचता है उसको मैं बोलता हूँ। आज तो चूंकि हाउस पहला दिन है, कितना बड़ा बड़ा घोटाला है, मैं आने वाला जो सत्र शुरू होगा, मैं उस दिन आकर के आप लोगों को बताऊंगा। पूरे तथ्यों के साथ बताएंगे, पूरे सबूत के साथ बताएंगे। इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है भाई। राज्य सरकार जब इनके पुलिस वाले ही सब उत्खनन करवा रहे हैं, 2 नंबर कोयला यहाँ से वहाँ बेचवा रहे हैं, हमने तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो राज्य सरकार का काम है इस गड़बड़ी को रोकना, लेकिन राज्य सरकार को तो हिस्सा मिल रहा है, इसलिए वो कुछ कर नहीं रही है, सीधी बात है। तो साथियों आपने सुना बाबूलाल मरांडी ने कहा क्या है। दरअसल साथियों अभी आप देखेंगे जेल के साथ ही साथ टाइगर जयराम महतो और उनसे जुड़े तमाम बड़े नेता अभी छात्र आंदोलन को लेकर के, छात्रों से जुड़ी समस्याओं को लेकर के काफ़ी अग्रसर हैं, काफ़ी आक्रामक भी नजर आ रहे हैं। उनकी शुरू की गई पद यात्रा जो 4 दिसंबर से शुरू हुई और अभी हजारीबाग के आसपास में है, उसको लेकर के
इनकी जो नीति है, इनकी जो रणनीति है वो यही है कि जहां एक तरफ सड़क पे हम अपनी बातों को, अपने अधिकार को रख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे टीम के जो दूसरे हैं, जो नेता सदन में उपस्थित हैं, वो भी वहां हमारी आवाज़ को प्रखरता से रखें। हालांकि इसको लेकर के भी टाइगर जयराम महतो ने अपनी बातों को मीडिया के सामने रखा। हम चाहेंगे साथियों कि एक बार आप सुनिए कि टाइगर जयराम महतो ने आखिर इस विषय पे कहा क्या है। पदयात्रा का मतलब है अगर वो डुमरी से चला है और रांची पहुंच गया है तो ही सफल हो गया, अगर वो आधे रास्ते से घूम गया तो असफल है। क्योंकि पदयात्रा एक अलग कार्यक्रम होता है। निसंदेह हमने पहले भी कहा था कि जब हम लोग सदन में जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि मुद्दे शांत हो जाएंगे। एक टीम सदन में अपना कार्य को संभालेगी तो दूसरी टीम सड़क में अपना कार्य को संभालेगी। तो सड़क और सदन दोनों जगह हम लोग राज्य के छात्रों की बात रहे, राज्य के युवाओं की बात रहे, राज्य के लोगों की बात रहे, उनके मुद्दों को नहीं मिल पाई है सर, उसके लिए क्या मांग करेंगे? देखिए, उसके लिए तो हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री को अपोजिशन के लोगों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि इसमें केंद्र का भी अंश होता है और केंद्र अंश तभी होगा जब बातचीत होगी, समन्वय स्थापित होगा, तभी हमें लगता है इस समस्या का समाधान होगा। जयराम जी, मंत्री चमरा लिंडा जो है कह रहे हैं कि 500 करोड़ है हमारे पास में ओबीसी के लिए, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए जो है हम छात्र छात्राओं को नहीं दे पा रहे। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मंत्री जी को सोचना चाहिए कि अगर टेक्निकल प्रॉब्लम, जब आवास बनना था तो कई सौ करोड़ की लागत से आवास तुरंत बन गया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, ना ज़मीन का प्रॉब्लम होता है, ना उस समय कोई विभागीय अड़चनें आती हैं। जब माननीयों को आवास की सुविधा हो तो तुरंत हो जाता है, माननीयों को कोई सुविधा मिलनी हो तो उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आता है। जब छात्रों को स्कॉलरशिप की बात है तो टेक्निकल प्रॉब्लम लगा देते हैं। तो 1 साल से क्या कर रहे थे? 1 साल हो चुका आपके कार्यकाल का और स्कॉलरशिप 1 महीने से बंद नहीं है, सालों से बंद है। तो आप क्या कर रहे थे? उस टेक्निकल फॉल्ट को दूर क्यों नहीं कर पा रहे थे? अगर दूर नहीं कर पा रहे तो फिर मंत्री के पद पर रहना आपको शोभा नहीं देता है। झारखंड में छात्रों की स्थिति कैसे देखते हैं? दयनीय है, बहुत अच्छी है? नहीं, बिल्कुल दयनीय है। रो रहे थे बहुत सारे जो छात्र हमसे मिलने आए थे स्कॉलरशिप के मामले को लेकर कि सदन में बात को उठाइएगा, उनकी आंखों में आंसू थे। बहुत ही मतलब मैंने कह सकते हैं बहुत दुखद स्थिति में गुजर रहे हैं झारखंड के छात्र। तो साथियों, आपने सुना टाइगर जयराम महतो ने कहा क्या। हालांकि उनकी एक बात यह भी काफ़ी हद तक सही नजर आई कि इस मामले में जहां एक तरफ राज्य सरकार है, उन्हें विपक्ष के साथ या केंद्र के साथ एक समन्वय की आवश्यकता ज़रूर है, ताकि छात्रवृत्ति से जुड़े जो मामले हैं उस पे जो केंद्र से मिलने वाला अंश है वो आसानी से उपलब्ध हो सके। उन्होंने इन तमाम बातों को भी रखा कि किस तरह से छात्रवृत्ति के अभाव में, जो काफ़ी समय से लंबित है, छात्राओं को या छात्रों को संघर्ष का सामना करना पड़ता है, आर्थिक रूप से काफ़ी कष्ट में रहना पड़ता है। लेकिन अगर यही छात्रवृत्ति छात्रों को समय पर मिले और छात्रों को आसानी से उपलब्ध हो तो आने वाले वक्त में जो मेधावी छात्र हैं उनके पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट ना हो। बहरहाल ये कब संभव होगा और कैसे संभव होगा ये तो आने वाले वक्त पे ही पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे वही आग्रह कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आज्ञा दीजिए साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।